hello everyone, my name is Nikhil and today I'm going to again discuss another interesting topic. Okay. So पहले तो मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आपने इसको तो देखा ही होगा. दिस इज़ ट्रांसफार्मर. अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपने इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे होंगे. अगर आप 12th क्लास में भी हैं तो आपने इसके बारे में पढ़ा तो होगा, मतलब पढ़ा होगा, देखा भी होगा कुछ बच्चों ने. ठीक है. सो जब मैंने अपना इंजीनियरिंग स्टार्ट करी थी तो मैंने इस ट्रांसफार्मर को पढ़ना स्टार्ट किया था, तो उस समय मेरे सामने एक फार्मूला आया था. ठीक है. तो वो फार्मूला मैं आपको दिखाता हूँ. वी आउट बेसिकली ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला है. ठीक है. 4.44 एफ फाई एन. अब यहाँ पे देखो 4.44 तो कांस्टेंट है, इधर एफ है फ्रिक्वेंसी, फाई है फ्लक्स, एंड एन है नंबर ऑफ टर्न्स. ठीक है. ये डिपेंड करेगा प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के अकॉर्डिंग. अब मेरा ठीक है, तो मैंने इस फॉर्मूले को जब पहली बार देखा था तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी थी. ठीक है. तो मैंने देखा कि 4.4 तो कांस्टेंट है, 4.44 तो कांस्टेंट है. ठीक है. फ्लक्स भी कांस्टेंट है. ठीक है. फ्लक्स कांस्टेंट कैसे है? फ्लक्स को अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो आता है बी ए. ठीक है. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और क्रॉस सेक्शन एरिया. अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मटेरियल की होती है तो वो मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं वो कांस्टेंट है. क्रॉस सेक्शन एरिया ऑब्वियसली बात है वो कांस्टेंट है, क्योंकि हम कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं कर सकते. अब यहाँ पे जो चीज़ हम चेंज कर सकते हैं वो है फ्रिक्वेंसी. ठीक है. अब मैंने क्या सोचा कि अगर हम फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दें तो हम ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज बढ़ा सकते हैं. इस अकेली इक्वेशन को देख के मैंने ये कंक्लूड किया. और ऑब्वियसली बात है, अगर किसी के सामने एक इक्वेशन आती है, ठीक है, अब कोई आपसे कहे कि 2 × 4 = 8, अब सही है. अब मैं ये थोड़ी सोचूंगा कि 4 कहाँ से आया, 2 कहाँ से आया. सिमिलरली मेरे सामने इक्वेशन आई. अब इस इक्वेशन को मैंने देखा, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने इस इक्वेशन को ध्यान से देखा. 4.44 तो कांस्टेंट है, फ्लक्स भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं कर सकते. अब मैं क्या करूँ, अगर मैं फ्रिक्वेंसी बढ़ा दूँ तो मैं आउटपुट वोल्टेज बढ़ा सकता हूँ ट्रांसफार्मर का. तो मैंने इसके साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे. बट द क्वेश्चन इज दैट कि वोल्टेज बढ़ा. तो मैं आपको बताऊँ वोल्टेज नहीं बढ़ा. मैंने बहुत बार ट्राई किया, फ्रिक्वेंसी बढ़ा के ट्राई किया, बट वोल्टेज नहीं बढ़ा. उस समय मैंने क्या किया कि मेरे पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं थे अच्छे, मैं फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रहा था, वो भी स्क्वायर वेव थी, तो मुझे लगा कि मुझसे कुछ गलती हो गई होगी. ठीक है. बट जब मैंने इसके पीछे का बैक एंड समझा कि ओके कैसे काम कर रहा है और वोल्टेज क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो मुझे थोड़ा सा मतलब अजीब भी लगा और अच्छा भी लगा बेसिकली. तो वो मैं आपको बताता हूँ, वो आपके साथ डिस्कशन करना है. ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो अगर हम मैं थोड़ा सा डीप में जाऊँ तो बेसिकली इंडक्टर ट्रांसफार्मर क्या है. ट्रांसफार्मर इज नथिंग बट बेसिकली 2 कॉइल्स जो कि एक कोर के थ्रू बाउंड है. ओके, मतलब 2 इंडक्शन कॉइल आप ऐसा मान के चल सकते हैं. अब अगर मैं प्राइमरी में एसी सप्लाई दूं, ठीक है, तो यहाँ से कुछ करंट फ्लो होगा आई, वो करंट यहाँ पे फ्लो होगा तो जिसके कारण ये फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा फाई. वो फ्लक्स इसको कट करेगा. ठीक है. वो कट करेगा तो ये जो कॉइल है, जो इंडक्टर कॉइल है, वो इसका अपोज करेगी, इस चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का. अगर वो इसका अपोज करेगी तो यहाँ पे वो करंट इंड्यूस करेगी आई एम, जिसको मैग्नेटाइजिंग करंट बोल सकते हैं. ठीक है. जो कि यहाँ पे फ्लक्स को प्रोड्यूस कर रहा है ना, जिसकी वजह से यहाँ पे आउटपुट में कुछ वोल्टेज आउटपुट आएगा. सिंपल सा आइडिया है. ट्रांसफार्मर ऐसे ही काम करता है, हम सब लोगों को पता है. ठीक है. बट अगर मैं यहाँ पे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सोर्स है इस इंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट है. तो अगर मैं सिंपल से एक फॉर्मूला लिखूँ कि मुझे फाइंड करना है आई, तो आई इज नथिंग बट वी बाई आर. ठीक है. बट अगर हम बात करें एसी सर्किट्स की तो इसमें एक और टर्म आती है एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस. अब ये इंडक्टिव रिएक्टेंस बेसिकली क्या है, 2 पाई एफ एंड एल. अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे फ्रिक्वेंसी बढ़ाता हूँ तो मेरी इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू बढ़ती है. अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू बढ़ती है तो मेरे आई की वैल्यू कम होती है. ठीक है. अब यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे फ्रिक्वेंसी बढ़ाता हूँ, फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के कारण मेरा आई कम हो रहा है. ठीक है. जो हम इस मैथमेटिक्स से समझ सकते हैं. ठीक है. मेरा आई कम हो रहा है. बट अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूँ तो फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से वोल्टेज बढ़ना चाहिए. अब आप कह सकते हो कि वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन है, बट आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि अगर यहाँ पे करंट कम होगा, ठीक है, वोल्टेज तो कांस्टेंट है क्योंकि प्राइमरी जो मैं इनपुट वोल्टेज दे रहा हूँ वो तो कांस्टेंट है. तो अगर मान लो मैंने फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी, फ्रिक्वेंसी करंट कम होगा, तो ऑब्वियसली बात है करंट कम होगा, वोल्टेज सेम है, तो जो ओवरऑल पावर है वो कम होगी. ओवरऑल पावर है तो यहाँ पे भी करंट और वोल्टेज आउटपुट का ड्रॉप होगा, ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप होगा. ये ऑब्वियसली बात है. लेकिन इस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे तो वोल्टेज बढ़ना चाहिए. तो मुझे थोड़ा और अजीब लगा, तो थोड़ा और उसके डीप में चलते हैं भाई कि अच्छा क्या हो सकता है. तो अब मैं क्या करूँ कि अब मैं फ्लक्स पे थोड़ी सी बात करता हूँ. तो फ्लक्स बेसिकली एक तो फॉर्मूला जानते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू वी ए, बट मैं उसकी बात नहीं करने वाला. तो एक फॉर्मूला होता है फ्लक्स इज इक्वल टू एल एम आई एम, ये मैग्नेटाइजिंग करंट है, एंड नंबर ऑफ प्राइमरी
टर्न्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आप ड्राइव कर सकते हो, इजी फॉर्मूला है, मैं इतने डीप में नहीं जाने वाला बिकॉज वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला हमको रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि अगर हमारा देखो ये जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटाइजिंग करंट के। अगर मैग्नेटाइजिंग करंट कम होता है तो फ्लक्स भी कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से मैग्नेटाइजिंग करंट कम हो रहा है, मैग्नेटाइजिंग करंट कम होने से हमारा फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है तो हमारा वोल्टेज आउटपुट ड्रॉप होगा। मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिखूं तो 4.44 F∅N, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं तो मेरा फ्लक्स जो है कम हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मेरा आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत लोगों को ऐसा लग सकता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, सब ने पढ़ा हुआ है, मतलब यही होता है, यही वो। लेकिन जब मैंने पहली बार इस मैथमेटिक्स को देखा, ठीक है, तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, मैंने सीधा एक्सप्लेन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, अब लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि फिर मैं थोड़ा और मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि हम SMPS में हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब भाई मैंने सोचा कि जब फ्रिक्वेंसी को उससे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो हम हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, SMPS में, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसी फॉर्मूले को अगर थोड़ा सा मैनिपुलेट करूँ, V out इज इक्वल टू 4.44 FN। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, फाई की जगह क्या डाल दूँ, फाई की जगह मैं डाल देता हूँ BA। ठीक है, BA क्या है, B इज मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और एरिया है यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि B तो कांस्टेंट रहेगा भाई, क्योंकि मटेरियल तो मैं चेंज कर नहीं सकता, मैं मटेरियल चेंज नहीं कर सकता। बेसिकली मटेरियल जो मैंने यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग B की कोई अपर लिमिट होगी, मैक्सिमम अपर लिमिट की, उससे ज़्यादा भाई जा ही नहीं सकता। हर एक मटेरियल की एक लिमिट रहती है। ठीक है, तो परमेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो वो उसकी कोई लिमिट रहती होगी, तो वो लिमिट रहती है, तो ये तो एक तरीके से कांस्टेंट मान लो आप, हाई फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ उस पर तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसकी कोई लिमिट होगी, उससे सैचुरेट हो नहीं सकता। लेकिन अगर अब मैं इन सबको कांस्टेंट मानूं, नंबर ऑफ टर्न्स को कांस्टेंट मानूं, B को कांस्टेंट मानूं, 4.4 तो कांस्टेंट है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूं तो अब इस केस में क्या होगा कि मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटा सकता हूं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो ट्रांसफार्मर का है कोर का, वो घटा सकता हूँ। अब वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में घटाता हूँ तो इसका मतलब मैं छोटे ट्रांसफार्मर बना सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब इससे पहले मुझे आपको एक और बार डिस्कस करनी है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि हाई फ्रिक्वेंसी के कारण ट्रांसफार्मर हमारा ज़्यादा पावर डिलीवर करता है। बहुत से लोगों को लगता है, मुझे भी यही लगता था कि जब मैंने सुना था कि हाई फ्रिक्वेंसी का पावर से कुछ रिलेशन होगा। ठीक है, कि अच्छा मैं हाई फ्रिक्वेंसी का यूज़ करके पावर ज़्यादा देता हुआ ट्रांसफार्मर, जनरली हम मान के भी चलते हैं छोटा ट्रांसफार्मर फिर ज़्यादा पावर दे रहा है बिकॉज वो हाई फ्रिक्वेंसी को ऑपरेट कर रहा है। नो, मेरे अकॉर्डिंग ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी गलत है, बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं फ्रिक्वेंसी बढ़ाता हूँ तो मुझे पता है करंट कम होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं तो वोल्टेज भी तो कम होता है भाई, है ना। वोल्टेज कैसे कम होगा भाई, देखो ना यहाँ पे फ्लक्स जो है φm, अगर करंट कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी भले ही बढ़ा रहा हूँ बट मेरा फ्लक्स भी तो कम हो रहा है, तो एट देन वोल्टेज ड्रॉप तो हो ही रहा होगा, है ना। तो ये मेरा आइडिया था कि अच्छा, तो यहाँ पे वोल्टेज अगर ड्रॉप नहीं हो रहा तो बढ़ तो बिल्कुल नहीं रहा है, लेकिन करंट कम हो रहा है ड्यू टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे करंट तो कम, 110% यहाँ पे करंट कम होगा ही होगा। तो देखो करंट भी कम हो रहा है, वोल्टेज बढ़ नहीं रहा है, तो क्या होगा, पावर इज इक्वल टू VI होता है। ये बात हमको सबको पता है, पावर मल्टीप्लाई बाई VI। तो क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से मेरी पावर बढ़ रही है? नहीं, मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से पावर भी नहीं बढ़ रही है। बट जो फ्रीक्वेंसी वो काम करती है वो करती है सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस करने का काम। जो हमारा ट्रांसफार्मर रहता है उसका साइज रिड्यूस करने का काम करती है हमारी फ्रीक्वेंसी। सो दैट्स वाई वी यूज हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर इन द SMPS टू रिड्यूस द ट्रांसफार्मर साइज। ओके, अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऑब्वियसली इसमें बड़ी बात नहीं है, बट मेरा जो कंक्लूजन है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो आपको बता रहा हूँ कि देखो मैंने सिंपली एक मैथमेटिक्स फॉर्मूला लिखा, उस मैथमेटिक्स फॉर्मूला के बेसिस मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे विदाउट नोइंग ऑल ऑफ दिस मैथमेटिक्स बिहाइंड इट। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी कभी मैथमेटिक्स हमको डिल्यूजन में भी डाल सकती है कि जैसा आपको दिख रहा है ज़रूरी नहीं वो वैसा हो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो उसके पीछे का बैकग्राउंड में क्या मैथमेटिक्स चल रही है वो हमको जानना कभी कभी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो जाता है इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इस तरीके के क्वेश्चंस में। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।